हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैवी। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग को बेहतर कंटेंट देने के लिए हम 2 से 3 घंटे तक मेहनत करते हैं, तब जाकर ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि बेहतर कंटेंट के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आप सबों के बीच पहुंचाएं, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम निकले। बाकी आप सब मेहनत अच्छे से कीजिए, अच्छे से कठिन मेहनत कीजिएगा, तब जाकर एग्ज़ाम निकलेगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8। और पिछले वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर वहां देख लीजिए। और पीडीएफ के लिए कुछ दोस्त बोल रहे थे, तो पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, और उसी पे जाके आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? यहाँ पे हो जाएगा शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। यहाँ संभाजी उत्तराधिकारी संभाजी थे। और देख लीजिए शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। शिवाजी की मृत्यु आपको 1680 में हुई थी। अप्रैल यानी 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। और कोंडदेव, ये जो है कोंडदेव, ये कौन थे? तो ये आपको शिवाजी के पिताजी के, जो शिवाजी का पिताजी शाहजी भोंसले हुए, उनका विश्वसनीय पुरोहित थे कोंडदेव जी। और देख लेते हैं कि अफजल खां कौन था। ये अफजल खान, तो यह जो अफजल खान शिवाजी को मारने के लिए, छल से मारने के लिए शिवाजी से मिलने गया था, और शिवाजी को पता चल गया, जिससे शिवाजी ने इन्हें चाकू से गोद कर मार दिए थे। यहाँ देखिए शाहजी भोसले ये पिताजी हैं शिवाजी का। चलिए आगे देखते हैं। सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में और कौन सा द्वीप है? तो जावा भी है। जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप है, बाली द्वीप भी है इंडोनेशिया में। और आपको लोम्बाक, ये भी द्वीप इंडोनेशिया में है। चलिए आगे देखते हैं कि हाइड स्पीज का युद्ध कहाँ हुआ था। हाइड स्पीज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ देखिए किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था, तो यह सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। यह कब लड़ा गया था? यह आपको 326 में लड़ा गया था। कब? 326 में लड़ा गया था। और इसको जानते हैं, झेलम की नदी जो है, झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये जो कहाँ है, ये जो हाइजे स्पीड जो है, ये कहाँ हुआ था? यह पंजाब क्षेत्र में है, पंजाब में हुआ था। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि सिकंदर एवं धनानंद के बीच जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था ना, तो उस समय धनानंद का मगध में शासन था। धनानंद उस समय शासन यहाँ था, और उसी समय सिकंदर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय किसका शासनकाल था? तो यह धनानंद थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा, यह आपको 1914 से 1918 तक हुई थी। और आपको द्वितीय विश्व युद्ध के पूछ लिया जाए, तो द्वितीय या दूसरा जो हुआ था विश्व युद्ध, यह 1939 से 45 तक हुआ था। 1939 से 45 तक हुआ था। और एक इसमें था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन था शामिल? धुरी राष्ट्र में आपको बताते हैं कि जर्मनी था, इटली था, और जापान। जर्मनी,
इटली, जापान धुरी राष्ट्र में, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? तो मित्र राष्ट्र में आपको ये था फ्रांस था, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको कहते हैं, फिर आपको यूएसए था, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों मित्र राष्ट्र में थे। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो यह 331 था। 331 अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था, लेकिन यह जो 104 संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम आया 104, उसके तहत यह जो मनोनीत करने की जो परंपरा थी, इसे खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब एंग्लो इंडिया नहीं, अब मनोनीत नहीं होता है। और 333 की बात करते हैं तो ये देखिए, यह जो लोकसभा में होता था 331 के तहत, और 333 के तहत अनुच्छेद 333 के तहत ये आपको विधानसभा में होता था। 333 के तहत विधानसभा में किया जाता था एंग्लो इंडिया का मनोनयन। चलिए यहाँ देखते हैं आगे, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको महाबलेश्वर में होगा, महाबलेश्वर में। तो नासिक में देख लेते हैं, नासिक में किसका है? नासिक में आपको गोदावरी नदी का है, और ब्रह्मगिरी जो है यह जो है कावेरी का है। कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी है। तो यह ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के कोंडगू जिला में ब्रह्मगिरी है, यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत, किस योजना के आधार पर किया गया था? यह आपको माउंटबेटन योजना के तहत यह विभाजन हुआ था। तो और देख लेते हैं इसमें, एक कैबिनेट मिशन कब आया था? यह आपको मार्च 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन योजना कब आया था भारत? क्रिप्स, तो यह आया था मार्च में ही आया था, मार्च 1942 में आया था। यह 1942 में आया था। और ये जो माउंटबेटन योजना है, ये कब आया था? तो यह 3 जून को आया था, 3 जून को आया था 1947 में, 1947 में आया था। और बेबेल योजना कब आया था? देखते हैं, तो सभी को देख लेते हैं। तो बेबेल योजना यह है आपको 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को आया था। चलिए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई आपको राखल दास बनर्जी किए थे, राखल दास बनर्जी किए थे। और यह कब किया गया था? यह आपको 1922 में किया गया था, 1922 में। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि रविंदर बिष्ट, ये रविंदर बिष्ट हैं, यह जो है बनवाली के खोज किए थे, बनवाली। अब बनवाली है कहाँ? यह हरियाणा में है। बनवाली के खोज किए थे, और बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दयाराम, ये जो है दयाराम साहनी जी, इन्होंने हड़प्पा की खोज किए थे। किसका? हड़प्पा का। और कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किए थे। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक है कि हड़प लिया गया था तो दया आ गया था, यानी कि कोई चीज किसी को हड़पा जाता है तो सुनने वाले व्यक्ति को दया आता है, इसीलिए हड़प्पा दयाराम साहनी संबंधित हैं। और यह 1921 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी इसकी। और यह रावी नदी के तट पर है। कहाँ? रावी नदी के तट पर है। और यह जो मोहनजोदड़ो जो है आपका, यह आपका सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु।
चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो यह आपको राजस्थान में है। इंदिरा गांधी राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं कि भारत पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच है? तो पाक जो है यह जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए आगे देखते हैं 11 का कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य का है? तो सबसे लंबी आपको गुजरात का है। सबसे लंबी जो है तट रेखा गुजरात का है। और अगर दूसरा कहा जाए कि दूसरा लंबी किसका है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। दूसरा में प्रथम स्थान आता है गुजरात को सबसे लंबा में, और दूसरा अगर मान लिया जाए कि यह गुजरात नहीं देख करके पूछे कि दूसरा सबसे लंबी तटरेखा कौन है, तो आंध्र प्रदेश का है। चलिए आगे देखते हैं 12 का कि भारत में विदेशी मुद्रा का अधिक कौन है? तो कौन है? आरबीआई है। इसका आरबीआई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में मिलेगा। और एक बात जान लीजिए कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है? भारत का हृदय या हृदय प्रदेश, तो यह मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो सोया भी आपको इसी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। और टाइगर भी कहिए, टाइगर प्रदेश, तो टाइगर आपको यही मध्य प्रदेश ही है। सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। फदयान ए हरीम ए बेलायत किस देश द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास है? तो यह आपको 14 का ईरान हो जाएगा। ईरान का है। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना का आपको मिलेगा अथर्ववेद में। ऐसे भी कहा जाता है कि जादू टोना कर देंगे, तो क्या होता है, आदमी डर से थरथराने लगता है। एक लॉजिक हम बता रहे हैं कि डर से थरथराने लगता है, तो जादू टोना के डर से क्या होता है, थर थर कांपने लगता है। तो अथर्व देखिए, अथर्व में थरथरा रहा था, तो अथर्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में आपको यज्ञ के बारे में कहा गया है। यज्ञ का उल्लेख है यजुर्वेद में। और इसमें गध एवं पद, गध और पद का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में देख लीजिए कि ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन वेद है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, सबसे पुराना वेद कौन है, तो यह ऋग्वेद आपको मारना है। सामवेद, सामवेद जो है ना संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित है। संगीत, तो संगीत से संबंधित है। अब यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं कि गाना भी गा सकता है, समा है या परवाना, तो यहाँ पे ये चीज संगीत से संबंधित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग ऐसे ही हम बता दिए, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए 16 को देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? राष्ट्रपति के लिए होता है 35, राज्यपाल के लिए होता है 35, आपको उपराष्ट्रपति के लिए होता है 35 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो 25 वर्ष किसका है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और 30 वर्ष किसका है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। हमारे जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनका 25 वर्ष की उम्र रहेगा, तो वो बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह है आपको 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और यह है सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है इसको।
और इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, और इसमें फ्रांसीसी का मतलब हार हो गया था, फ्रांसीसी हार गए थे। यहाँ देख लेते हैं 1757, देखिए यहाँ है, तो इसमें क्या हुआ था, 1757 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये कब युद्ध हुआ था, तो 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए आगे देखते हैं 18 का, कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 20 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ती है। तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, यह किससे जोड़ता है, तो यह वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और अमृतसर और दिल्ली को कौन जोड़ेगा, तो यह NH1 जोड़ता है, NH1 जोड़ता है। और यह जो आगरा मुंबई है, इसे NH3 जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है 20 नंबर में, कि विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। तो यह आपको 135 वर्ष का अंतर है। अब कैसे अंतर है ये देखिए, यहाँ पे विक्रम संवत आपको 58 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व। और जो यह शक संवत आपको यह हुआ था 78 ईसा, यह था ईस्वी में, 78 ईस्वी में। और 78 ईस्वी में था, और इसे किसने चलाया था, तो इसे कनिष्क चलाए थे, कनिष्क। और इसे कौन चलाए थे, तो यह चलाया था, इसको विक्रमादित्य कहते हैं, इसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त थे प्रथम, और उसे विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने चलाया था विक्रम संवत, शक संवत चलाए थे, कनिष्क चलाए थे। अब ये दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पे देखा जाता है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 135 हो जाएगा आपको, 135। तो अंतर यही 135 वर्षों का है विक्रम संवत और शक संवत में। चलिए आगे देखते हैं 21 का, कि राज्यसभा का विघटन कब होता है। देखिए राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि यह अस्थाई है, अस्थाई सदन है, इसलिए इसे विघटन नहीं होगा। लोकसभा का होता है, इसलिए कि वो अस्थाई सदन है। तो और एक बात और जान लीजिए, कि जैसे बिहार में है हमारा विधान परिषद है, तो विधान परिषद भी विघटित नहीं होता है। हाँ, इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे संशोधन करके समाप्त किया जा सकता है, किसको, विधान पारिषद को, लेकिन विघटित नहीं होता है। इसी तरह यह जो है राज्यसभा यह विघटित नहीं होता है, यह अस्थाई सदन है। चलिए आगे चलते हैं, और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। देखिए आगे देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। यह आपको बताए थे कोयम्बटूर में है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं कि सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है। तो सारनाथ में आपको अशोक का स्तंभ है। समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देख लेते हैं, यह कौन था। यह चालुक्य वंश का संस्थापक नहीं था, यह चालुक्य वंश का एक शासक था। और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लेख जो है, ऐहोल प्रशस्ति लेख, इसका उल्लेख मिलता है उसमें। और ऐहोल प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है, तो रवि कीर्ति हैं, रवि कीर्ति आपको ऐहोल प्रशस्ति के लेखक हैं। और आगे चलते हैं,
देखिए यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? महाधिराज। इसको कहा जाता है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। पूछा जाता है क्वेश्चन कि महाराजा धीराज किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ आपको यूपी में है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह आपको सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। और भगत सिंह क्या दिए थे? भगत सिंह का एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, तो किसने दिए थे? तो यह भगत सिंह ने। महात्मा गांधी को कहा जाता है, इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो कहा था किसने? तो गांधी जी ने। चलिए ये देख लेते हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ पे कहा जाता है कि अशुद्ध शब्द को पहचानना है आपको। तो यहाँ 26 का आपका होगा कल्याण, यह अशुद्ध शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। 27 में कौन अशुद्ध है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपको अशुद्ध हो जाएगा 27 का डी, सी आंसर है। ओहो, सी आंसर है आपको अक्षत, यह अशुद्ध है। यहाँ देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। संधि विच्छेद आपको पहचानना है कि कौन सही है। यह है आपको जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, यह जो आपका सही है। यहाँ देख लेते हैं कि नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें दिया गया है कि सर्वोत्तम विलोम कौन है? तो आय का कौन हो जाएगा? आय का व्यय हो जाएगा। आय का व्यय। जड़ का क्या हो जाएगा? जड़ का चेतना हो जाएगा, यानी चेतन। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो यहाँ क्षीर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो क्षीर का क्या होगा? 31 का आपका हो जाएगा दूध, क्षीर का दूध। अग्नि का क्या होता है? पावक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक है। और यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऐनक। और इसमें देख लेते हैं आगे 34 नंबर कि पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका नहीं है आपको कलम। आगे देख लेते हैं कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो इसमें आपको ये जो धूमिल है ना, यह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया का अधिक मात्रा, यहाँ देखिए कि मूत्र में पाया जाता है। 37 नंबर देख लेते हैं कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रहता है। यहाँ देख लेते हैं कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो यह नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है आपको पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीने का उपयोग क्या हो सकता है? इसका यह हो सकता है कि शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जो शरीर का ताप होता है, टेम्परेचर, उसको नियंत्रित करता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको C14 कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया था। और यह देख लीजिए कि यह अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, E बराबर mc² समीकरण दिए थे, E बराबर mc², तो यह दिए थे आइंस्टीन। रदरफोर्ड परमाणु का नाभिक दिए थे रदरफोर्ड। और ये जो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के खोज किए थे। क्या? कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक किए थे। आगे देख लेते हैं प्रतिध्वनि का कारण है, तो यह ध्वनि का परावर्तन जो है प्रतिध्वनि का कारण है। और एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, यह माने एक्यूपंक्चर चीन में सबसे ज्यादा प्रचलित है, चीन से शुरू हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्थोल्मिक का संबंध है, यह इससे संबंधित है। तो 45 का यहाँ देख लीजिए आंख से है, यह एक बीमारी है, यह जो बीमारी है जो आंख का बीमारी है ऑप्थोल्मिक। आगे देख लेते हैं 46 का विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के को क्या कहता है? फिलोक्विनोन आपको यहाँ कहा जाता है फिलोक्विनोन। और ये जो है कैल्सीफेरोल, यह विटामिन डी को कहा जाता है। बायोटीन किसको कहा जाता है? बायोटीन कौन सा विटामिन कहा जाता है? तो B7 को बायोटीन कहा जाता है। और नियासिन किसको कहा जाता है? तो नियासिन आपको B3 को नियासिन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का आपको शुद्धिकरण जो है किया जाता है यह क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ के धूल मतलब सोना जो है किस पदार्थ में धुल जाता है? यह जो है आपको एक्वारेजिया में घुल जाता है और इसको अम्लराज कहा जाता है, अम्लराज। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? तो यह आपको मैकुलन थे, ए और बी का आविष्कारक मैकुलन। चलिए आगे देख लेते हैं सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह ऑर्निथोलॉजी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह आपको B12 में पाया जाता है। और B12 को कोबालैमिन कहा जाता है, B12 को कोबालैमिन भी कहा जाता है। ये आगे देखते हैं समुद्र का जल का pH मान कितना होता है? तो समुद्र के जल का pH मान आपको 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। और दूध का पूछे कि दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का आपको हो जाता है 6.5 से लेकर 6.7 तक। ऐसे भी कह सकते हैं कि दूध है ना, जो दूध है 65 रुपये kg मिलता है, 65 से तो कम अब नहीं मिलता है, तो 65 रुपये kg यानी 6.5। और रक्त का pH मान आपको यहाँ हो गया 7.4। चलिए आगे देखते हैं निम्न में कौन सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर आपको कौन है? प्लेटिनम की टंगस्टन। आप इसको कमेंट कीजिएगा, ये दोनों में से कौन है, आपको कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। चलिए छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। यहाँ देखिए हार्ट अटैक का कारण है, तो हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हार्ट अटैक बीमारी उत्पन्न कर देता है। यहाँ देख लेते हैं Fe रासायनिक प्रतीक है, तो यह किसका है? लोहा का, Fe लोहा का है। चलिए आगे देख लेते हैं, इंग्लिश और मैथ छोड़ देते हैं आप लोग को। यहाँ पे भी है
तो यहाँ इंग्लिश और मैथ बाद में आप लोग करा दिया जाएगा, और इसका PDF टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है। PDF डाउनलोड करके आप लोग इसको बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। PDF प्रोवाइड आपको कर दिया गया है टेलीग्राम पे। चलिए 76 देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है। तो यह है आपको 76 को कर रही है मेघालय में। चलिए देखते हैं आगे। मेघालय में हो रही है यह, और यह शुरू कब किया गया था, तो यह 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के नाम पर शुरू हुआ था। और अभ्यास प्रबल दोस्ती के उस समय जब शुरू हुआ था 2016 में। तो चलिए 77 में, तो भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण का 16वां संस्करण, सूर्य किरण का 16वां संस्करण किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है। यह आपको नेपाल के साथ ले रही है। और नेपाल में कहाँ हो रहा है, तो यह सलझंडी आर्मी बैटल स्कूल है, वहीं पे किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसे किया गया है, लक्ष्मी सिंह को किया गया है। आगे देखते हैं किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जीती है। तो यह अदानी समूह जीती है, अदानी समूह। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अरबी अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद होगी। यह है आपको बांग्लादेश को, यह आपको बांग्लादेश को किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि हॉलीवुड हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। यह जीता है RRR। कौन जीता है, RRR, RRR। और RR का निर्देशक कौन है, तो इसका निर्देशक आपको SS राजा मौली है। चलिए आगे देखते हैं कि किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है। यह आपको 82 का हो जाएगा, USA। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक की पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह जम्मू कश्मीर किया है। और जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल पूछा जाए कि कौन है, तो आपको मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आगे देख लेते हैं कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो यह अब्देल फतेह अल सीसी थे। और यह जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे, मिस्र अरब गणराज्य के यह राष्ट्रपति। चलिए आगे, वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो 75वां सेना दिवस आपको बेंगलुरु में किया जा रहा है। चलिए पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन आपको यह कर्नाटक में हो गई 26 जनवरी 2023 को। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो यह है आपको 88 का हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में। चलिए आगे देखते हैं कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के
के क्लाशनिकोवा AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? यह है आपको उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और यहाँ AK 203 यानी AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हो रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं कि सुश्री सुधा मूर्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह है आपको पद्म पुरस्कार मिला है इनको, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। देखते हैं आगे कि किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यह है आपको CBIC ने किया है। और यह CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? सबसे ऊंचा जो है विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। तिनकठिया, देखिए तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती के से संबंधित था? तो किसकी खेती से संबंधित था? तो चंपारण में था और नील की खेती से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो यह जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। तो गांधी जी के साथ में यहाँ चंपारण में राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, JV कृपलानी थे और अनुग्रह नारायण थे। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर था? तो यह बिहार आपको चौथा स्थान पर था, बिहार चौथे स्थान पर था। यहाँ देख लेते 96 का, 96 देख लीजिए। बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो सिर्फ एक बने हैं, वह बने हैं, कौन बने हैं? अब्दुल गफूर खां बने हैं। और यह जो है गोपालगंज जिले से संबंध रखते हैं। और आगे देख लेते हैं बिहार से संबंधित। चलिए, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है, तो बिहार को क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, 12वां। और अगर पूछा जाए जनसंख्या के दृष्टि से, तो जनसंख्या के दृष्टि से आपको तीसरा है। और ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी बताना है वर्तमान में कि किसे चुना गया है। तो यह है आपको महेश्वरी हजारी हैं, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी हैं। और अगर आप पूछा जाए ये भी कि अभी अध्यक्ष कौन है, विधानसभा का, तो ये अवध बिहारी हैं। अवध, यहाँ हजारी हैं और वहाँ अवध बिहारी हैं, अवध बिहारी चौधरी। और यह जो है अवध बिहारी चौधरी, यह राजद से हैं, RJD। और यह जो महेश्वर हजारी जो हैं, यह आपको JDU से हैं, जदयू। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो बिहार के 4 शहर को चुना गया है। तो 4 शहर में है कौन कौन? अगर 4 शहर को चुना गया तो कौन कौन है? तो एक है भागलपुर, दूसरा है बिहार शरीफ, और तीसरा है मुजफ्फरपुर, और चौथा है पटना। चलिए आगे देखते हैं कि फिक्की, यहाँ देखिए, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन
के 40वें अध्यक्ष के रूप में किससे पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो यह सुधा शिव कुमार की हैं। किसने? सुधा शिव कुमार। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में धातुओं के खनन के लिए कितने ब्लॉक का आवंटन बिहार सरकार को किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार को किया गया है आपको 7। कितना किया गया है? 7। चलिए आज सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट आएगा और आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आपको लगता है, कहीं गलत लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि यहाँ पे ये सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए धन्यवाद।